पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आपकी इतिहास की ये निरंतर डेमो क्लास चल रही है और साथ ही साथ आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ही बनाए रखिए। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम आप जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो आपका मौर्य वंश है, मौर्यों की चर्चा हो रही है। तो मौर्यों पे पहले हमने इनकी जानकारी के स्रोत और साथ ही साथ जो आपके 3 मौर्य शासक हैं, महत्वपूर्ण मौर्य शासक, उन पे बातचीत की थी। और फिर इसके बाद मौर्य प्रशासन पे हम आप चर्चा कर रहे थे। और आज आपका ये मौर्य प्रशासन पूरा भी हो जाएगा। तो चलिए उसको पूरा भी करते हैं। और पूरा करने से पहले जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज जो है आप लोग एक बार अपने अपने लेवल पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। सो प्लीज जो है एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, तो मौर्यों पे कल जो मैंने बातचीत की थी, एक बार थोड़ा सा आपने केंद्रीय प्रशासन देखा। और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अगर उसकी आप तेजी से अगर आप फ्रेमिंग करेंगे तो राजा को आपने देखा, फिर इसके बाद में मंत्रणा को देखा और फिर मंत्री परिषद थी। और फिर इसके बाद में केंद्र में ही आपके 18 विभाग, जिसे तीर्थ कहा गया है, तीर्थ जरूर याद रखिएगा, संख्या चाहे भूल जाइएगा। और 26 जो आपके सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी थे, अध्यक्ष, तो 26 में से 6 अध्यक्ष आपके महत्वपूर्ण हैं, 6 या 7, जहां से आपके समय समय प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके केंद्रीय प्रशासन में थे। और केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम आप आ गए थे प्रांतीय प्रशासन पे। और प्रांतीय प्रशासन में आपने देखा था कि मौर्यों के या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो टोटल प्रांत थे या प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 5। तो कल मैप के थ्रू आपने 5 प्रांत देखे थे। और ये जो आपके 5 प्रांत थे, इसमें उत्तरापथ भी था, अवंती भी था, दक्षिणापथ भी था, कलिंग और प्राच्य। और इन 5 की राजधानियां आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि वहां से आपको प्रश्न मिलता है। अब ये जो 5 प्रांत हैं या प्रांतीय प्रशासन आप देखते हैं, तो प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांत का मुखिया या इसी को आप वायसराय या इसी को आप गवर्नर भी कह सकते हैं, ठीक? तो प्रांतों में या तो राजपरिवार के ही किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था। इसके भी दृष्टांत मिलते हैं, इसके भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। और अगर राजपरिवार के लोगों को नहीं तो जो भी उनके अपने विश्वास पात्र लोग होते थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था। और इसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके समय पे जो सौराष्ट्र का मतलब है आपका वही गुजरात वाला क्षेत्र, तो सौराष्ट्र प्रांत का जो आपका राज्यपाल था वो था पुष्यगुप्त। और अशोक के समय पे यहां पे बैठे हुए थे तुषास्प। आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था सर तुषास्प कौन था? तो यही सौराष्ट्र प्रांत में था। और अशोक के समय पे यहाँ पे इसने सुदर्शन झील जो थी उससे नहरें निकलवाई थी, तो उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए कहीं कहीं पे आपका जो है तुषास्प आ जाते हैं अशोक के संदर्भ में। 2 ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वही मैंने लिखे भी हुए हैं। अब जो गवर्नर होते थे या वायसराय होते थे प्रांतों में,
तो इनकी सहायता के लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती थी, जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद थी। लेकिन इस मंत्रिपरिषद की एक खास बात थी कि ये जो मंत्रिपरिषद होती थी, ये मंत्रिपरिषद अगर चाहे तो इनके नियमों की अवहेलना करके सीधे केंद्र के से संपर्क कर सकते थे। केंद्र का मतलब हो गया कौन? राजा। ऐसा क्यों बता रहा हूं या इसकी जरूरत क्यों है? तो जरूरत भी आपको समझ में आ जाएगी। कूट बना के आपसे प्रश्न पूछता है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सही होना चाहिए कि मान लीजिए ये 5 प्रांत हैं और 5 प्रांतों में आपकी 5 आपकी मंत्रिपरिषदें हैं, ठीक। और सब जगह पे अपने राज्यपाल भी बैठे हुए हैं, गवर्नर भी बैठे हैं। अब गवर्नर चाहे कि अगर वो चाहे तो विद्रोह भी कर सकता है। तो हुआ क्या कि गवर्नर की शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए मंत्रिपरिषद को यह शक्ति दी गई थी कि आप चाहें तो गवर्नर के निर्देशों की, उसके आदेशों की आप अवहेलना करके सीधे जो है आप संपर्क किससे करें? सीधे संपर्क आप करें किससे? राजा से। मींस प्रांतों को ये होल्ड रखते थे ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हो और कोई भी जो है प्रांत जो है स्वतंत्र होने की स्थिति में ना आने पाए। इसीलिए मौर्य प्रशासन के विषय में एक शब्द आपसे समय समय पे बड़ा स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मौर्य प्रशासन था यह अत्यधिक केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत का मतलब है कि सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? केंद्र के हाथ में। जैसे आज आप लोग भारतीय संविधान का जब आप अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान में संघात्मकता भी दिखती है, मींस केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्तियां दिखती हैं। लेकिन ज्यादा शक्ति किसके पास में है? कि अगर आप आपातकाल लगा दें, आप में से किसी ने राष्ट्रीय आपातकाल पे प्रश्न किया था, तो आपका अगर आपातकाल लग जाएगा या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो सारी की सारी शक्तियां कहां पहुंच जाएंगी? केंद्र के हाथ में। तो हमारा जो संविधान है, संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है? केंद्रीकृत है, कि केंद्र की शक्तियां ज्यादा हैं। वैसे ही आपका मौर्य प्रशासन था कि मौर्य प्रशासन में भी जो सारी शक्तियां थी वो किसमें निहित थी? सारी की सारी शक्तियां निहित थी किसमें? केंद्र में निहित थी। तो ये मौर्य प्रशासन की प्रकृति है या विशेषता है। प्रांतीय प्रशासन के बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रांतों को विभाजित किया गया था मंडलों में, और मंडलों की जो संख्या थी वो थी 4। प्रश्न आपका कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। तो 4 मंडल आपके कौन कौन से थे? तो एक तो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में जो था वो था गिरनार, दक्षिणापथ में आपका इसिला, कलिंग में आपका समापा, और पाटलिपुत्र वाला जो आता था वो आता था कौशांबी मंडल के। मीन्स अगर यहां पे मैं एक छोटा सा तेजी से मैप बना दूं और इसमें आपको चारों मंडल अगर देखने हो तो जो गिरनार है नंबर 1 ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये इसला आपका यहां पे हो जाएगा, समापा आपका यहां पे हो जाएगा, और कौशांबी आपका यहां पे। तो ये थे आपके 4 मंडल। अब वो पूछ लेता है कि कलिंग किस मंडल के अंतर्गत? कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह आपसे पूछ लेता है समापा मंडल किसके अंतर्गत था? तो समापा आप कहां पे देख रहे हैं? उड़ीसा में। तो किसके अंतर्गत हो जाएगा? ये हो जाएगा कलिंग के अंतर्गत। तो आपका कहीं से भी पूछ सकता है। गिरनार पूछता नहीं है क्योंकि ये तो तुरंत ही सही हो जाएगा भाई, ये वाला आपका जो सौराष्ट्र क्षेत्र है तो क्लियर कर ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए समय समय पे जो आपका पूछता है ये यहां से पूछता है, कलिंग वाला पूछता है। तो आपको यही याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के कमेंट्स लिए ले रहा हूं मैं। चलिए, बिल्कुल राजा में हिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है मेरे लिए। चलिए, एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है,
सब्जेक्ट जो आपके समझ में आ रहा है वो सरल है, और जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है वो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, बच्चे के लिए तो ABCD भी बहुत हार्ड है। ठीक है, और हो सकता है कि किसी के लिए आपकी फिजिक्स की या क्वांटम फिजिक्स भी जो है बहुत ही आसान हो। ठीक है, तो समझ में आने वाली चीजें हैं, और अगर किसी भी चीज को आप व्यवस्थित रूप में पढ़ते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आप पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज आपकी बहुत आसान है। और ये तो आपके मानविकी के विषय हैं, और सुन के आपको आश्चर्य होगा कि ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है हाई स्कूल लेवल की हैं, क्लास 10th की हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। कि अगर कक्षा 10 का बच्चा भी पढ़ेगा तो वो भी इसे समझने में सक्षम है। सारी फंडामेंटल चीजें हैं। आप मैथ कौन सी पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम की, सिपाही से लेके आप IAS तक का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें कभी स्टैटिक्स और जो है आपकी कैलकुलस वगैरह नहीं आती है, इंटरमीडिएट की मैथ नहीं आती है, आपकी फंडामेंटल चीजें आती हैं, सामान्य अंकगणित है या सामान्य रीजनिंग है, और सारी चीजें आपकी फंडामेंटल ही है, मूलभूत चीजें ही हैं। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी चीज आपकी जो है बहुत इस तरह है। बस चीजों को पढ़ने का अपना एक तरीका है, किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं। अब इन मंडलों को विभाजित किया गया था जिलों में, तो फिर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, जिला प्रशासन। तो पहली चीज तो यही है कि जो आपका जिला है, तो मौर्य काल में जिले को कहा जाता था आहार या विषय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो ये जिले हैं, जिले में 3 प्रमुख अधिकारी थे। आहार और विषय को आप याद रखिएगा, कौन कौन थे, प्रादेशिक, युक्त और राजुक या राज्युक। ये जो प्रादेशिक था ये जिले का प्रधान अधिकारी था। तो जिले का प्रधान अधिकारी आपका क्या कहलाता है, जिलाधिकारी। तो जैसे आपके जिलाधिकारी थे वैसे ही आपके प्रादेशिक थे। युक्त, यहां से आपका प्रश्न बनता है इसलिए इसको मैं लिख के दे रहा हूं, ये आपका राजस्व विभाग का अधिकारी था। तो जैसे आज आप देख रहे हैं जिले में आपके ट्रेजरी ऑफिसर बैठते हैं, तो वैसे ही जो है ये उस समय के ट्रेजरी ऑफिसर थे। PCS में आपका एक पद भी होता है ट्रेजरी ऑफिसर का, ये आपका AAO का पद होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, जो प्रमोट होकर TO बनता है। तो इसी से मिलता जुलता इनका अपना काम भी था। राजुक, ये जिले का न्यायाधीश था। तो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वैसे ही जो है ये आपके राजुक रहे होंगे। और इन तीनों का ही उल्लेख मिलता है, और उल्लेख कहां पे मिलता है, उल्लेख मिलता है अशोक के लेखों में, जिसमें वो कहता है कि हर 5वें वर्ष आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाइए, कि जो भी आपको क्षेत्र दिया गया है उस क्षेत्र का आप लोग दौरा कीजिए, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। दीर्घ शिलालेख संख्या 3 में। तो जो आपको याद रखना है 1, 2 और तीसरा, कि जिले को क्या कहा गया है, आहार और विषय कहा गया है। युक्त कौन था, यह आपका राजस्व विभाग का अधिकारी था, और राजुक को कौन था, न्यायाधीश था। और इन तीनों का उल्लेख मिल रहा है अशोक के लेखों में। फिर आज आप देखते हैं हायरार्की में सबसे नीचे पे कौन होते हैं, गांव होते हैं। तो मौर्य काल में किया क्या जाता था कि 5 से 10 गांवों की इकाई, कहीं कहीं 5 गांव इकट्ठे कर लिए, अगर छोटे हैं तो 10 गांव इकट्ठे कर लिए। और जो गांव का प्रशासन था, गांव प्रशासन ऐसे ही लिख दिया है मैंने, ग्रामीण प्रशासन आप लिख लीजिएगा, कि इसके अंतर्गत 5 से 10 गांवों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। वो अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कहा गया है गोप। और नियुक्त कौन करता था, केंद्र करता है।
तो सोचिए, प्रांतों की मंत्री परिषद को आपने होल्ड किया हुआ है, जिलों को आपने, युक्त राज्यों को, प्रादेशिक को आपने होल्ड किया हुआ है, और सब गांवों पे आप जो है आपने बिठा दिए हैं क्या, गोप बिठा दिए हैं। आज तो फिर भी काफी कुछ स्वतंत्रता है कि गांव में आपके ग्राम प्रधान होते हैं, उनको काफी कुछ स्वतंत्रता है, काफी कुछ अधिकार है। अब ओवरऑल यदि आप देखिए, पूरे भारत में इस समय आपके 6,41,000 के आसपास गांव हैं। अब 6,41,000 को आप 5 से भाग दे दीजिए कि 5 से 10 गांव पे अगर आप गोप बिठाएं तो मान के चलिए कि 1.5 लाख लोग आपके जो है गोप के रूप में आपकी वैकेंसी आ जाएगी कि भाई गोप का पद सृजित हो रहा है या गोप के पद के लिए आवेदन आ रहे हैं, आवेदन किए जा रहे हैं। और नियुक्ति कौन करे, केंद्र सरकार करे। तो पता पड़ा 5 से 10 गांव के ऊपर गोप बैठ गया और उसको होल्ड कौन किए, केंद्र। मींस पूरी तरह से ये प्रशासन आपका कैसा है, ये प्रशासन है केंद्रीकृत। इसलिए आपसे यहां से तक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य काल में गोप किस विभाग से संबंधित था। तो ये किससे संबंधित हो गए, ये आपके ग्रामीण प्रशासन से संबंधित हो गए। ये आपसे पूछ लेता है कि 5 से 10 गांवों के ऊपर मौर्य काल में जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसको क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है गोप। गोप का काम क्या होता था, इनका काम भी जो है बड़ा साधारण सा था कि गांव का सीमांकन करना। भाई सीमांकन करेंगे तभी तो ये पता पड़ेगा कि कौन सा गांव, कि 5 से 10 गांव, तभी तो आपके जो है एडजस्ट किए जा सकेंगे कि कहां से कहां तक किस गांव की अपनी सीमा रेखा है, उसको निर्धारित करना। दूसरा इनका काम होता था गांव में जनगणना करना। और तीसरा काम होता था कि जितने भी दस्तावेज हैं उन सारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना या अपने पास संग्रहित रखना, यह गोप का काम होता था। तो यहां पे जो आपके प्रश्न है, प्रश्न बड़े स्पष्ट हैं। जिले को आहार आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए विषय को घेर रहा हूं। राजस्व विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था, राजस्व का क्या कहलाता था, और यहां पे गोप, इनसे आपके प्रश्न बनते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आपकी इससे पुरानी क्लास क्यों नहीं मिलती प्लेलिस्ट में? हो सकता है प्लेलिस्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आपकी वर्क कर रही हो, तो इसलिए नहीं मिल रही होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों के कोई प्रश्न है? ओके सर, मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का है। बहुत अच्छी बात है, बायो का बैकग्राउंड है आपका। जो बैकग्राउंड है उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी रेस है जहां पे हर व्यक्ति शुरुआत करता है 0 से। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और 0 से शुरुआत होके आप आते हैं कहां तक, हीरो तक। तो ये तो इंसान को एक हीन भावना रहती है। कई स्टूडेंट मुझसे प्रश्न भी करते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा सा इंटरेक्शन का ज्यादा अच्छे से मौका मिल जाता है, और कई स्टूडेंट एसआई वगैरह में हुए भी। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं, या उनसे जो है थोड़ा ज्यादा मेरी इंटीमेसी हो गई। और इंटीमेसी इसलिए हो गई क्योंकि उनका अपना एकेडमिक बड़ा धुआंधार रहा था, और बाद में वो सिलेक्ट भी हुए, और इस लेवल तक वो पहुंचे कि जो है पीसीएस का मेंस वगैरह भी वो लगातार दे रहे हैं अभी। हालांकि एसआई में उनका हो गया है, ये जो आपकी वैकेंसी लटकी हुई है, थोड़ा सा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर चल रहा है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो हाई स्कूल में फेल हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई मैटर नहीं करता आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। ये कंपटीशन आपकी एक बहुत साधारण सी रेस है, और बहुत असाधारण रेस भी है, ठीक है। कि आप जो है अपने आप को अगर मान के चल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खाली है उसी में भरने की संभावना है, ठीक है। तो कोई भी आपका बैकग्राउंड है, कोई मैटर नहीं करता, बायो का है, आर्ट का है, आप फेल होते रहे या आप जो है बहुत अच्छे स्कॉलर रहे, इससे कोई मैटर नहीं करता। सबको 0 से शुरुआत करनी होती है, तो इसलिए साधारण है, और हीरो तक लेके जाना है तो असाधारण भी है, ठीक है। चलिए, अब मौर्य प्रशासन में जो अगली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मौर्य प्रशासन की प्रकृति कैसी है, लोक कल्याण का।
कि मौर्य प्रशासन में आपके वेलफेयर के या लोक कल्याण के भी तत्व निहित हैं। और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना आज बोल रही है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है हमको, तो जाहिर सी बात है आपके यहां से प्रश्न बनेंगे जरूर और बनते भी रहे हैं। और मौर्य प्रशासन आपका लोक कल्याणकारी था, यह जनमानस के अधिकतम कल्याण के लिए प्रशासन आपका प्रतिबद्ध था। इसके विषय में जो जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम जानकारी हमको आपको मिल जाती है कहां से? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। और क्या कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में? स्पष्ट रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है, और कहता है कि प्रजा सुखी सुखम राज्ञा प्रजानाम चाहेते हितम नात्म हितम प्रियम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। मीन्स प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। अपना सुख चाहने में या अपना हित चाहने में जो है राजा का हित नहीं होता है। तो आपसे ये संस्कृत में नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे बिल्कुल सीधा सीधा पूछता है कि किसमें कहा गया है या कहां कहा गया है कि प्रजा के हित में ही हित भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है। ठीक है, राजा का सुख निहित है। तो आपको 4 किताबों के नाम दे देगा और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अब इसके लिए बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता है। ठीक, कोई भी बैकग्राउंड हो आसानी से चयन कर लेंगे। तो ये कहां पे कह रहा है कौटिल्य? कह रहा है अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र में आपने ऐसा कह दिया तो बात उठती है कथनी और करने की, कि कहां तो है आपने, लेकिन क्या इसके अनुसार आप कर रहे हैं? तो बिल्कुल कौटिल्य इसके अनुसार कर भी रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, इसके विषय में आपको अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट वे में सूचना मिल जाएगी। कहां से? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से। और कैसे सूचना मिल जाएगी? कि इंडिका में मेगस्थनीज कह रहा है कि मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ते हैं, जबकि अकाल पड़ते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही मगध में 16 वर्षों का अकाल पड़ा था, और उसी समय पे वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग के चला जाता है, श्रवण बेलगोला। तो 16 वर्षों तक अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन अकाल का दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ा, राज्य के द्वारा जो है लोगों के लिए अन्न जल की व्यवस्था लगा दी गई। मींस गांव में जो है कुएं खुदवा दिए गए, तालाब बनवा दिए गए, लोगों के घरों घरों में अनाज पहुंचा दिया गया, पशुओं के लिए चारा दे दिया गया। आज भी भारत में अकाल पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अकाल नहीं पड़ते हैं। टीवी में क्या दिखता है? इंसान कभी मरा हुआ नहीं दिखाई देता है, कुछ जानवर इत्यादि मरे हुए दिख जाएं बस। मीन्स किसी भी राज्य में अकाल का पड़ना और उसका दुष्प्रभाव ना दिखाना राज्य के लोक कल्याण की भावना को अभिव्यक्त करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा है अमर्त्य सेन ने। और इतिहास को कोरिलेट कराना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये अमर्त्य सेन की फिलॉसफी है, और इसी के चलते अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिला था लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि कोई भी आपका ऐसा स्टेट जहां पे अकाल पड़े लेकिन उसका प्रभाव ना दिखे, वो स्टेट आपका कैसा स्टेट है? वो है आपका वेलफेयर स्टेट या आपका लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये मेगस्थनीज कह रहे हैं अकाल नहीं पड़ता है, जबकि अकाल पड़ता था लेकिन उसका दुष्परिणाम नहीं है, तभी मेगस्थनीज जान नहीं पाया। तो इसलिए मौर्य प्रशासन आपका कैसा था? लोक कल्याणकारी। प्रश्न कैसे बनेगा? बड़ा स्पष्ट है। आपसे कह देता है कि कौन कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, तो कौन कह दे रहे हैं? मेगस्थनीज। दूसरी चीज यह कह दे रहा है मेगस्थनीज कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा भी थे। कौटिल्य ने स्वयं ही 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, और अशोक के 9वें शिलालेख में, 9वें दीर्घ शिलालेख में दासों सेवकों का उल्लेख आया है। तो दास तो थे, लेकिन दासों के साथ में मानवोचित व्यवहार किया जाता था, कि उनकी भी गरिमा को ध्यान में रखा जाता था। तो अगर आप दासों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जिनको मारने काटने पे भी आपको कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो सोचिए इंसानों के साथ में कैसा व्यवहार होता रहा होगा। बहुत ही अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि मौर्य राज्य की आपकी जो प्रकृति है वो आपकी कैसी है? एक
लोक कल्याणकारी राज्य की या आपकी एक वेलफेयर स्टेट की। क्लियर है? तो यहां से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, तो कौन कह रहे हैं? मेगास्थनीज कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? अपनी पुस्तक इंडिका में। भारत में रहते हुए ही इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट्स लिए लेते हैं थोड़ा सा आपके, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों के? चलिए, अब इसी जो है वेलफेयर की, आपकी जो कॉन्सेप्ट था वेलफेयर का, इसी को आगे चल के अशोक भी आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो अशोक का तो अपना राजत्व सिद्धांत ही बड़ा स्पष्ट था, और अपने राजत्व सिद्धांत में स्पष्ट रूप से अशोक कहता है कि सर्वलोक हित ही मेरा राजत्व सिद्धांत है या मेरा कर्तव्य है, कि मेरी अपनी जो भी प्रजा है, प्रजा में विविध भाषा, भाषी, नस्ल, धर्म, संप्रदाय के लोग रह रहे थे, वो कहता है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का हित करना, यही मेरा राजत्व सिद्धांत है। तो आपसे पूछ लेता है कि सर्वलोक हित किसका राजत्व सिद्धांत था? तो किस शासक का राजत्व सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा है? अशोक का। फिर इसके बाद में दूसरा काम अशोक क्या कर रहे हैं? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि विश्व इतिहास के पहले ऐसे शासक हैं जो कह रहे हैं कि सारी प्रजा मेरी संतान के समान है, और जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए इहलोक और परलोक दोनों ही स्थानों पे सुख की कामना करता है, वैसे ही मैं भी अपनी प्रजा के लिए इस प्रकार के सुखों की कामना करता हूं। मीन्स ये जो आप बात कर रहे हैं, सारी प्रजा संतान के समान है, और ये बात अशोक कहां पे कह रहा है? ये बात कह रहा है अशोक उड़ीसा में धौली लेख में, धौली नामक स्थान पे जो लेख लिखा वहां पे कह रहा है। तो खैर, प्रश्न तो आपका यहां से स्पष्ट हो जाता है कि किस लेख में अशोक कहता है सारी प्रजा मेरे लिए संतान के समान है। और मौर्य जो शासक होते थे, जितने भी मौर्य शासक थे, ये सारे के सारे निरंकुश होते थे। लेकिन अब जब आप प्रजा को अपनी संतान मान लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? तो आप बन जाएंगे पिता। मीन्स अशोक के समय पे आके राजत्व ने पैतृक निरंकुशता का रूप धारण कर लिया था, कि अशोक पिता की भूमिका में हो गए थे, और जो प्रजा थी वो उनके पुत्र या जो है संतान की भूमिका में हो गई थी। तीसरी चीज अशोक चर्चा कर रहे हैं स्तंभ लेख संख्या 7 में, और इसमें चर्चा करते हुए अशोक क्या कहता है कि उसने कौन कौन से लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो वो कहता है मैंने स्थान स्थान पर प्याऊ बनवाए, आवश्यकता अनुसार मैंने कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे किनारे जो है छायादार वृक्ष लगवाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए मैंने चिकित्सालय बनवाए। तो ये सारे के सारे जो आपके काम हैं, ये सारे के सारे काम आपके किससे संबंधित हैं? आम जनमानस से संबंधित हैं। तो आपसे पूछ लेता है कौन से स्तंभ लेख में अशोक स्वयं के द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन करता है? तो कौन सा स्तंभ लेख आपका दिखाई दे रहा है? शिलालेख का मतलब होता है धौली लेख, या आपका शिला पे आपने कोई लेख लिख दिया, शिलालेख। स्तंभ लेख का मतलब होता है कि खंबे पे आपने कोई लेख लिख दिया, ये आपका जो है स्तंभ लेख हो गया। तो 7वें स्तंभ लेख में अशोक इसकी चर्चा कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन की प्रकृति कैसी है? लोक कल्याणकारी। फिर क्या कह रहा है अशोक? 6वें शिलालेख में अशोक उल्लेख करता है किसका? इसमें उल्लेख करता है प्रतिवेदकों का। प्रतिवेदक क्या हैं? प्रतिवेदक हैं गुप्तचर। तो वो कहता है मैं कुछ भी कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, घोड़े की सवारी कर रहा हूं, स्नान कर रहा हूं,
मेरे प्रतिवेदक या गुप्तचर मुझे प्रजा की गतिविधियों से परिचित रखते हैं ताकि उनकी समस्याओं के विषय में मुझे जानकारी हो जाए और उनका समाधान किया जा सके। मींस जो ये आपके प्रश्न आपके बनते हैं तो प्रश्न आपके वहीं से उठाए जाते हैं जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। ऐसा नहीं है कोई भी प्रश्न आपका जो है कहीं हवा से अवतरित होकर आ जाता है, और जो आपके इररेलेवेंट चीजें होती हैं, प्रासंगिक चीजें होती हैं, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मौर्य प्रशासन की आलोचना भी किए दे रहे हैं क्योंकि मौर्य प्रशासन में कुछ कमियां भी थी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कोई भी आईडी ब्लॉक है तो मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है, उसके लिए आप रजत जी से संपर्क कीजिए, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन में आलोचना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। ठीक है, तो कमियां होना स्वाभाविक है और अच्छी बात भी है। आपके अंदर कोई कमी है तभी आप एक्टिव भी रहेंगे उस कमी को दूर करने के लिए। ठीक, तो आलोचना में पहली चीज तो यही है कि मौर्य प्रशासन में पहली चीज दिखाई देती है भ्रष्टाचार। तो यह भी कोई बड़ी चीज नहीं है, चाहे आपका मौर्य प्रशासन हो और चाहे आपका, किसी ने कहा था कि मौर्य और गुप्त प्रशासन में अंतर, तो चलिए इसको तुलनात्मक ही लिए लेते हैं क्योंकि प्रश्न तो आपके दोनों से बनते हैं। तो अगर आप मौर्य प्रशासन में देखेंगे वहां पे भी भ्रष्टाचार दिखता है और गुप्त प्रशासन में भी भ्रष्टाचार दिखता है, और आज भी प्रशासन में भ्रष्टाचार दिखता है, वो एक अलग बात है, थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो मौर्य प्रशासन में कौटिल्य कहता है जिस प्रकार से जल में विचरण करती हुई मछलियों को कोई जल पीते हुए नहीं देख सकता, उसी प्रकार से राजस्व पदों पर बैठे हुए युक्तों को भी धन का अपहरण करते हुए या चोरी करते हुए कोई नहीं देख सकता। तो विभाग कौन सा लिए बैठे हैं? विभाग लिए बैठे हैं राजस्व का। ठीक, तो जब राजस्व का आपका टैक्सेशन का डिपार्टमेंट ही है जहां पे अच्छा खासा आपका जो है इनकमिंग और आउटगोइंग होनी है, तो वहीं आपकी संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य प्रशासन में कौन सा अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी था, या कौटिल्य जो है किस अधिकारी के विषय में कहते हैं कि ये प्रायः धन का अपहरण किया करते थे या भ्रष्टाचार किया करते थे? तो ये कौन से अधिकारी हो जाएंगे? ये हो जाएंगे युक्त। क्लियर है? दूसरा, गुप्त प्रशासन में भी भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है लेकिन किसी स्पेसिफिक अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। गुप्त प्रशासन में भ्रष्टाचार का जो उल्लेख मिलता है वो एक ग्रंथ में मिलता है, और उस ग्रंथ का आपसे नाम पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है मृच्छकटिकम, और इस ग्रंथ के लेखक भी आपसे पूछे जाते हैं। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं शूद्र। समझ रहे हैं आप? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है गुप्त प्रशासन में कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जानकारी मिलती है। तो लोग जो है उसमें अर्थशास्त्र खोजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई कौटिल्य कह रहा है। तो अर्थशास्त्र अगर विकल्प में नहीं है तो विकल्प में आपको क्या मिल जाएंगे? विकल्प में आपको मिल जाएंगे मृच्छकटिकम, और इसके लेखक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो लेखक हैं इसके शूद्रक या इसके रचयिता। तो ये मौर्य प्रशासन की पहली कमी थी, और दूसरी कमी थी कि प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना। तो खैर यहां से आपका कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए केंद्रीकृत होना इसलिए समस्या थी क्योंकि केंद्र में सारी शक्तियां हैं, और सही अर्थों में सारी शक्तियां किसमें हैं? व्यक्ति विशेष में, राजा में। कि ऐसे प्रशासन में स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की जाती है कि जो शासक हो उसको कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। इसलिए आप पढ़ते हैं कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी फला फला साम्राज्य के पतन के कारण बने।
तो बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि जब आपका प्रशासन जो है या शासन आपका निरंकुश है, तो निरंकुशता में अनिवार्य शर्त होती है योग्यता की। और जैसे ही आप देखेंगे कि अशोक के बाद में नालायक शासकों की एक श्रृंखला चली आई, तो मौर्य प्रशासन जो है वो धराशायी होने लगा। क्यों धराशायी होने लगा? क्योंकि जो है ये अत्यधिक केंद्रीकृत था, और अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण ये निर्भर किस पे था? ये निर्भर था शासक की योग्यता पर। इसलिए जैसे ही अयोग्य शासक आएंगे तो मौर्य साम्राज्य आपका जो है विकटित होने लगेगा, विभाजित होने लगेगा, और अंततः जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न भी रहा करें तो आप लोग लिखते रहिएगा प्रश्न। और कल मुझसे आप में से ही किसी ने कहा था कि मौर्यों की कर प्रणाली पे चर्चा कर दीजिए, तो मौर्यों की कर प्रणाली पे चर्चा किए देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कर व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था आपका भूमि कर, पहली चीज। तो आज भी जो है भारत कृषि प्रधान देश है, शस्य श्यामला की हमारी अपनी संस्कृति है। तो भूमि कर को यदि आपको समझना है और क्वेश्चन सही करना है, सबसे बड़ी चीज तो समझना, तो दूसरी चीज हो गई कि जो भूमि है, तो सबसे पहले तो भूमि कर आपका भूमि पे ही लगेगा। तो भूमि आपकी दो प्रकार की थी, एक आपकी राजकीय भूमि मीन्स राजा की भूमि या सरकारी भूमि, और दूसरी भूमि थी निजी। तो आज भी ऐसी होती है, कुछ जमीन जो है सरकारी होती है और जो है कुछ जमीन निजी होती है, लोगों की अपनी होती है। तो उस समय पे भी इस प्रकार की थी। जो राजकीय भूमि होती थी इसको कहा जाता था सीता। ठीक, तो राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, और इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो भी कहलाती थी सीता। और इस भूमि का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये कल मैं चर्चा भी आपसे कर रहा था, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था सीताध्यक्ष। क्लियर? जो निजी भूमि होती थी, निजी भूमि से जो भी आय प्राप्त होते थे वो कहलाते थे भाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। कि आपने जो भी उपजाया है उसमें राज्य का या राजा का कुछ भाग है या हिस्सा है। इसलिए जो आपकी निजी भूमि होती थी उससे जो भी प्राप्त आय होती थी वो होती थी भाग या हिस्सा। हिस्सा नहीं आपको विकल्प में देगा, आपको देगा भाग। और ये भाग कितना होता था? भाग का मतलब हुआ कि आपसे जानना चाह रहा है भूमि कर। तो भूमि कर आपका था 1/4 से 1/6। तो ये दो कैसे हो जा रहे हैं कि 1/4 भी है और 1/6 भी है? ये ऐसे है कि कुछ फसलों में जो है 25% जो है राज्य ले लेता था, मीन्स 1/4 ले लेता था, और कुछ फसलें ऐसी होती थी जिसमें जो है 1/6वां भाग ले लिया जाता था या 6वां भाग ले लिया जाता था कर के रूप में। तो इसलिए मौर्य काल में जो आपके भू राजस्व की दर थी या आपका भूमि कर था, यह आपका कितना था? यह था आपका 1/6, 1/4 से 1/6। तो अब दूसरी चीज,
कि जो राजकीय भूमि है यहां पे भी आपके किसान होते थे, लेकिन ये किसान नहीं होते थे, यहां पे खेती कौन करते थे? दासों के द्वारा। युद्ध में जिनको बंदी बनाया गया उन्हीं को जो है कोड़े मार मार के जंगलों को साफ कराया जा रहा है, खेती कराई जा रही है, रहने खाने भर को उनको दिया जाता था। कि पता पड़ा उड़ीसा का युद्ध हुआ, वहां पे जितने भी आपने बंदी बनाए उन सभी को आप ले आए, ले आके आपने जो है उनको लगा दिया कृषि कार्यों में। या पता पड़ा यूनानियों से युद्ध हुआ, उनको आप जीत के लाए तो उनको लगा दिया यहाँ पे कि चलिए लग जाइए, कुल्हाड़ी लेके जंगल साफ कीजिए, खेती कीजिए। और कौटिल्य कहता है कि जहां पे भी ये लोग खेती कर रहे हो वहां पे मनोरंजन के सारे साधन प्रतिबंधित होना चाहिए। मनोरंजन के सारे साधन प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों प्रतिबंधित होना चाहिए? इसलिए प्रतिबंधित होना चाहिए ताकि ये जो है पूरा अपना ध्यान एकाग्र कर सकें केवल और केवल कहां पर? खेती में। ठीक, कि किसी भी प्रकार के जो है मनोरंजन के लोग या जो है तमाशा दिखाने वाले जादूगर फादूगर ये लोग वहां पे जाने ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रावधान कौटिल्य करता है। दूसरी चीज, जो आपके ये निजी किसान होते थे, ये भी आपके दो प्रकार के होते थे। वही चीजें लिखूंगा जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अनावश्यक चीज में कोई भी नहीं लिखूंगा। कौटिल्य की चर्चा आई तो चर्चा कर दी, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां से आपका प्रश्न बनता नहीं है। सो जो बनता नहीं है उसको केवल आप कहानी जैसा सुन लीजिए, लिखने के चक्कर में मत पड़िए। स्थायी किसान का मतलब कि वहीं पे अपने गांव में रह भी रहे हैं और पता पड़ा वहीं पे उनके अपने खेत भी हैं। और कुछ किसान ऐसे होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, पता पड़ा साल 2 साल उन्होंने उस जमीन पे खेती की, इसके बाद में उस जमीन को छोड़ के जो है कहीं दूसरी जगह चले गए। तो ऐसे आपके अस्थायी किसान होते थे। और जो भी आपके ये निजी किसान होते थे इनको कहा जाता था स्ववीर्योपजीवी। नाम से बिल्कुल मत घबराना आप लोग। स्व का मतलब क्या है? अपना। वीर इसका मतलब है अपनी योग्यता से, अपनी वीरता से आप अपनी उपजीविका या जो है अपनी उदर पूर्ति कर रहे हो। ठीक, तो ये हो गए आपके निजी किसान। तो स्थायी किसानों से जो कर लिया जाता था और इनसे भी कर लिया जाता, स्थायी किसानों से जो कर लिया जाता था वो कहलाता था उद्रंग कर, और अस्थायी किसानों से जो कर लिया जाता था वो है आपका उपरी कर। ये आपसे पूछा जा चुका है कि उद्रंग कर किससे लिया जाता था। उद्रंग कर लिया जाता था स्थायी किसानों से, और उपरी कर का मतलब है कुछ करके अतिरिक्त लिया जाता था, क्योंकि पता होता था कि भाई जो है अभी ये है और कल को ये अपना टिमटाम समेट के चले जाएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा कर था, ये आपका कहलाता था उपरी कर। क्लियर है? तो ये आपके निजी किसान थे, स्थायी और अस्थायी। अब एक कहानी आपने देखी थी इसके पहले, सुदर्शन झील की कहानी। मींस मौर्यों के द्वारा जो है सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, और कोई भी सुविधा मुफ्त में तो मिलेगी नहीं कि अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए भी आप यदि जल का उपयोग करते थे तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, सिंचाई कर। और ये जो सिंचाई कर था इसकी दर थी 1/5 से 1/3। तो आपसे यह भी पूछ लेता है कि मौर्य काल में जो आपका सिंचाई कर था उसकी दर कितनी थी। तो जो मौर्य काल में आपका सिंचाई में जो कर लगता था वो था आपका 1/5 से 1/3। क्लियर है? चलिए ओके, देख लें भाई।
अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि वह बहुत से निर्देश लोगों की। ओके सर, मौर्यकालीन न्यायालयों को बता दीजिए कौन किसका न्यायाधीश। ये मैं कल बता चुका हूं भाई, बड़े डिटेल से बता चुका हूं बड़े डिटेल से बता चुका हूं मौर्यकाल में आपके न्यायाधीश वगैरह। फिर एक कर आपको और जानना है, वो है आपका हिरण्यकर। हिरण्यकर ऐसा कर है जो नगद लिया जाता था। तो आपसे पूछ लेता है नगद लिया जाने वाला कर कैसा है। तो हिरण माने क्या होता है? हिरण माने होता है सोना। ठीक, जैसे आप जब वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता आप पढ़ते हैं, तो जो आपकी एक नदी है सिंधु नदी, उसको कहा गया है हिरण्यनी और ऊर्णावती। तो ऊर्ण मतलब होता है ऊन, कि ऊनी वस्त्र का व्यापार हो रहा था तो होना स्वाभाविक भी था। आपका जो है कश्मीर वाला क्षेत्र है तो अच्छी खासी भेड़ें पाली जाती रही होंगी, उन्हीं से ऊन मिलती होगी, तो वो तो ठीक है। हिरण्यनी कहा गया है, हिरण्यनी का मतलब होता है सोना। कुछ किताबों में लिख दिया गया कि उस नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। तो नदी से सोना नहीं प्राप्त किया जाता था, उस नदी से व्यापार होता था और व्यापार से अच्छा खासा लाभ होता था। और जहां से लाभ होगा तो उसको आपको जो है अच्छा नाम दे देंगे। तो हिरण माने होता है सोना। और कहते भी हैं आज नगद कल उधार, कि भाई अगर नगद कर कोई दिए दे रहा है तो उससे बढ़िया कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हिरण्य कर या नगद कर आपसे पूछ लेता है कि नगद लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, तो ये आपका कहलाता था हिरण्य कर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आके आपके जितने भी कर इत्यादि हैं ये पूरे हो गए हैं। और इसी के साथ साथ आपका मौर्य प्रशासन भी आपका पूरा हो जाता है। और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर जो है ये तो ठीक है, आप एंशिएंट पे चर्चा किए हैं। कुछ टॉपिक जो है भले ही डेमो क्लास है आपकी, लेकिन डेमो क्लास में कुछ ऐसा टॉपिक लेके आइए जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो, और उसे पूरा करवा दीजिएगा जो भी टॉपिक लेके आइएगा। तो मैंने आप लोगों से पूछा था तो कुछ लोगों ने उस पे मुगल के विषय में कहा, कुछ ने दिल्ली सल्तनत कहा, और आप में से ही किसी ने बहुत ही अच्छा विकल्प चुना। और मुझे नहीं पता कि जो है कैसे उन्होंने ये विकल्प चुना, विकल्प बहुत अच्छा था। उन्होंने विकल्प चुना था और मुझे भी अच्छा लगा, वो था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। और मुझे लगता है कि आपका जो ये कला संस्कृति है, ये कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी कोई भी आपका ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से प्रश्न नहीं आते हो। तो मुझे लगता है कि संभवतः उन लोगों ने इसी कारण से इस टॉपिक को चुना और बार बार इसके लिए कहा। ठीक, तो चलिए कल जो है ये आपका मिडवल इंडिया या मध्यकालीन भारत का आपका जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उसके फलस्वरूप दो शैलियों का सम्मिश्रण होता है और एक बढ़िया संश्लेषण निकल के आता है, जैसे इतिहास में आप गंगा जमुनी तहजीब या संस्कृति या इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जानते हैं। तो क्या थी ये इंडियन शैली, क्या थी ये इस्लामिक शैली, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, और साथ ही साथ इससे भी महत्वपूर्ण कि किस शासक के समय पे कौन कौन सा जो है स्थापत्य के क्षेत्र में इमारतें बनवाई गई। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आपके 5 राजवंश हैं, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो इन सभी राजवंशों पे और उनकी अपनी स्थापत्य पे जो भी महत्वपूर्ण संदर्भ हैं कल सभी को उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समय भी पूरा हो जा रहा है और मैं कहना भूल जाता हूँ और आप लोग भी करना भूल जाते हैं। मैं कहने के लिए भूल जाता हूँ कि भाई शेयर कर दीजिए, आप लोग भी करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कल इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे और कल मिलते हैं पुनः इसी समय पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।